मेरे कई साथी, मेरे चाहने वाले मुझसे पूछते हैं कि रेड कारपेट पर मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन लंबा क्यों देता हूं। इसके लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या महाभारत में अगर एकलव्य को मौका मिलता तो वो मछली की आंख भेद नहीं पाता? ये सवाल सोचकर देखिए। साथ ही सोचिए कि क्या एकलव्य उन बाणों का संधारण नहीं कर सकता था जिन बाणों का संधारण अर्जुन किया करते थे? महाभारत अर्जुन की शौर्य गाथा से भरी पड़ी है और एकलव्य पर कुछ पन्ने, बस उन्हीं पन्नों को अध्याय का रूप देना जरूरी है रेड कारपेट पर गेस्ट को लेकर। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उस एकलव्य के अध्याय की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। वहां आज के गेस्ट हालांकि पैदा तो नहीं हुए, लेकिन वहां किसी घर के सामने आप खड़े होकर पूछेंगे ना कि मास्टर साहब हैं, तो वो कहेंगे हाँ है, आइए। आप पूछेंगे फौजी भैया, फौजी अंकल है, तो आपको आवाज आएगी हाँ है, आइए। और अगर आप पूछेंगे कि वो होटल वाले भैया हैं क्या, तो वो कहेंगे हैं, आ रहे हैं। यही 3 प्रोफेशन जिनकी उत्तराखंड में गूंज रहती है, उसी में से एक प्रोफेशन के बैकग्राउंड से ये आए हैं। उत्तराखंड का एक शहर जिसका एक लोकगीत है, अल्मोड़ा का लाल बाजारा। बाजार आपके दिमाग में छप सा जाएगा, लेकिन ये बाजार उस एकलव्य के दिमाग में नहीं छपा, लेकिन अल्मोड़ा उसके साथ आया। कहते हैं आप उत्तराखंड से चले जाते हैं, उत्तराखंड आपसे जाता नहीं। उस एकलव्य से भी उत्तराखंड गया नहीं। वो राजस्थान में पैदा हुए, राजस्थान में रहे और यहीं अपनी कर्मस्थली बनाई। उस बेटे जिसे मैं एकलव्य कह रहा हूं, मां के बीमार पड़ने पर उस बेटे को किचन संभालने का मौका मिलता है। परिवार हालांकि वैसा ही था जो चाहता था कि जैसे आम परिवार होते हैं, बेटा बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो बना, लेकिन अनाज का। वो इंजीनियर और डॉक्टर बना सब्जी भाजी का। मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। एकलव्य अगर कुछ ठान ले तो करके रहता है, सीख जाता है। द्रोणाचार्य भी रास्ते में आते हैं। अब ये द्रोणाचार्य के ऊपर है कि वो द्रोणाचार्य उस एकलव्य को कुछ सिखाना चाहते हैं या ना सिखाना चाहते हैं, या उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं। ऐसे ही कुछ द्रोणाचार्य जाहिर तौर पर उस एकलव्य के सफर में भी आए हैं। परिवार ये तो नहीं चाहता था कि वो होटल इंडस्ट्री में जाए, इतना तो तय है। लेकिन परिवार ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो होटल इंडस्ट्री में जाकर किचन में चले जाए। लेकिन उस एकलव्य ने ठान लिया था किचन में जाना है और कुछ नया करके दिखाना है। वो गया। आज राजस्थान से उत्तराखंड और देश भर में कहा जाता है, एकलव्य तूने तीर मार लिया है। तो मैं स्वप्निल मेरी सहयोगी राखी के साथ स्वागत करता हूं आज रेड कारपेट पर हमारे गेस्ट शेफ भूपी का। किसी परिचय का मोहताज नहीं है और मैं न्यूज रूम से कहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें शेफ भूपी का। स्वागत है आपका, वेलकम। आइए। देखिए, एक बार और मैं कहूंगा ताली बजाएं। हमारे साथ शेफ भूपी यहां पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर जाना पहचाना चेहरा। आज उनसे लंबी बातचीत होगी। बैठते हैं, बातचीत में बहुत स्वाद आने वाला है। तो शुरुआत एक सवाल के साथ। हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे या थोड़ा तीखा लगे, लेकिन ऑनेस्ट किचन, ऑनेस्ट क्यों? मतलब सिर्फ आप ही का किचन ऑनेस्ट क्यों? बाकी किचन्स में ऐसी क्या डिसऑनेस्टी है जो ऑनेस्ट किचन शेफ भूपी का है? बेसिकली जब मैंने इसका नाम रखा था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ऑनेस्ट किचन क्यों रख रहे हो, अपने नाम से भी रख सकते हो आप, या ऐसा क्या है कि आप ही ऑनेस्टी के साथ दे रहे हो, बाकी क्या डिसऑनेस्टी के साथ दे रहे हैं क्या? जो क्वेश्चन आपका था, काफ़ी कमेंट आते थे स्टार्टिंग में। मेरा ये मानना था कि मैं क्या पहले होममेड फूड नहीं बताता था, मैं बताना चाहता था कि होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में खाना कैसे बनाया जाता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई ये खाना कैसे बन रहा है, हमको लगता है कि खाना तो बहुत आसानी से बन रहा है, या इसमें जैसे कि ग्रेवी कैसे बनती हैं, इनको कैसे रिजर्व किया जाता है, कैसे इनको प्रिजर्व किया जाता है। तो मैं वो चीज़ें दिखाता था स्टार्टिंग में। तो उस वजह से मैंने अपना ये नाम रखा कि भाई होटल इंडस्ट्री में आपका खाना कैसे बन रहा है, ये मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि जैसे बोलते थे कि होटल स्टाइल में आपको नान बनाना सिखाएंगे, और चैनल बनाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि सही में बनता कैसे नान, और नान कैसे बनता है मैंने होटल में ही बताया था स्टार्टिंग में कि होटल में इस तरह से नान बनाए जाते हैं, इस तरह से ग्रेवीज बनाई जाती हैं। आप सोचते हैं कि भाई मटर पनीर कैसे बनता है, तो मटर पनीर घर पे एक अलग तरह से बनाया जाता है। होटल के अंदर 4-5 ग्रेवीज होती हैं, फिर उनको मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद में आपका खाना आता है। तो सारी चीज़ें मैंने सारे पोल पट्टी खोल रहा था इंडस्ट्री। अच्छा, नहीं एक तरह से कहूँ, आप अपने जज्बे के लिए तो पूरी तरह से ऑनेस्ट थे। मेरे ख्याल से 12-13 साल की उम्र से ही आप अपनी सोच, अपने एम के लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट थे। लेकिन आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर भी अपने सपनों के लिए काम करना, आपके सपनों के लिए तो ऑनेस्टी है, लेकिन उस संस्थान के लिए ऑनेस्टी है या नहीं, ये नाम थोड़ा सा मिसमैच नहीं हो जाता? हाँ, वो हो जा, लेकिन मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। मैं अपनी जगह सही हूँ। बिल्कुल भाई। अब होता ऐसा है कि कई चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, वैसे मैं क्या कहते हैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कि इसके अंदर कई लोग सेटिंग से काम नहीं करते हैं, वेज नॉन वेज कर देते हैं। और
तो और जो चीज़ अब जैसे मैं ये मानता हूँ कि कोई खाना ख़राब हो रहा है, ठीक है, कोई खाना ख़राब हो रहा है तो 90% लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया 18 साल के में कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं। आप बाहर जाके खाना खा रहे हो, आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि खाना ख़राब है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मसाले और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई फ्रेगनेंट में डाल दी जाती हैं कि आप उसको पता ही नहीं कर पाओ। आपका हल्का पेट ख़राब हो सकता है, लेकिन आप टेस्ट करके नहीं बता सकते हो। अच्छा, ये ज़्यादातर बुफे सिस्टम में रहता है? ये हर जगह हो सकता है। स्वप्निल जी, आपको बुफे ही पसंद है? हाँ, नहीं, लेकिन अभी मैं उतना डरा नहीं, हो सकता है इंटरव्यू खत्म होते होते मैं ज़्यादा डर जाऊँ, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब ये होता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है। कभी आपने सोचा कि भाई यही आपको बुफे 1000 में मिल रहा है और वही आपने सोचा यार आपको 100 रुपये में पूरा भरपेट खाना मिला, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है और पैसा लगेगा तो आपका खाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन लोग आज भी सस्ते खाने के पीछे भाग रहे हैं, तो लोग अपने आप को बिजनेस में कम्पीट करने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ, करते हैं कई लोग, लेकिन बहुत से लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आपके बचपन में चलते हैं, पहली बार किचन में कब एंट्री ली थी? मैंने ले ली थी 12-13 साल की उम्र में। मेरी हाँ, मदर भी बीमार हुई थी, मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी और फिर घर में मेरी मम्मी क्या सिलाई करती थी, कपड़े सिलती थी, क्योंकि वो पापा की हेल्प करती थी। पापा मेरे सरकारी ऑफिस में थे, मौसम विभाग में, तो उनकी हेल्प करने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए वो करती थी काम, बीमार भी रहती थी, तो फिर घर में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो अब सुबह 12-1 बजे तक स्कूल होता था, उसके बाद में पहले चाय से शुरुआत करी, जैसे बस नहीं, ऑब्जर्व करके सीखा। मेरे को बनाना अच्छा लगता था। और क्या क्या बनाया उसी 12-13 साल की उम्र में? मैं 12-13 साल की उम्र में मैं पूरा खाना बनाता था, रोटी सब्जी सब बनाता था। कैसा परिवार क्या कहता था? मजा आया या दिल रखने के लिए कह दिया कि बच्चा अपना ही है तो जो भी बनाया अच्छा है, वैसा था या सचमुच क्या लगता है? स्टार्टिंग में तो देखिए खराब ही होता था, लेकिन मम्मी पापा तो तारीफ़ ही करेंगे कि भाई सीख जाए, कुछ अच्छा हो जाए। हमारे मैंने ये देखा हमारे फैमिली में आज के जनरेशन को सिखाते नहीं है, लड़कियों को भी नहीं सिखाते हैं। बोले यार खाना बनाने के लिए थोड़ी वो है, आपको तो कुछ और करना है। तो आप खाना खाते हो तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो हम बचपन से बनाते थे खाना मम्मी को। इसके बावजूद भी आप अपने घर के बेस्ट शेफ नहीं हैं? आपके बेस्ट शेफ आपकी वाइफ है? हाँ, मेरी वाइफ है, और इवन मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी भी नहीं है। मेरी मम्मी भी क्या कहते हैं, आपकी फेवरेट डिश भी आपकी वाइफ आपसे बेहतर बनाती है। आप सिर्फ स्पेशल डिशेस पे वर्क करते हो अपने घर में, है ना? राइट। तो कुछ क्लासेस आपने अपनी वाइफ से भी ली? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ना भाई सीखने का मौका हर किसी से मिल जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैं जो जानता था मैंने इंडस्ट्री के हिसाब से सीखा था बाद में, और घर का खाना अलग ही तरह से बनाया जाता है, उसमें वो बेस्ट है। मैंने शुरुआत में कहा था आप उत्तराखंड से चले जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड आपसे जाता नहीं है। उत्तराखंड में हर परिवार में से एक टीचर, एक फौजी निकलता ही है, और एक ना एक होटल इंडस्ट्री से कोई ना कोई रहता ही है। तो आपका होटल इंडस्ट्री में जाना उतना नहीं चौंकाता, लेकिन फौज में नहीं जाना और टीचर नहीं जाना, मतलब आपके पेरेंट्स का सपना आपको लेकर तो कुछ और रहा होगा ना, ऑब्वियसली किचन तो नहीं रहा होगा। हाँ, एक्चुअली में क्या उत्तराखंड में ये माना जाता है कि जो होटल इंडस्ट्री में जा रहा है ना, उसकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं होती है। मैंने कहा था तीर नहीं मारा कुछ समझा। हाँ, मतलब अगर किसी को बोलें, भाई माँ बाप भी चाहते हैं कि अच्छा बोलें, भाई बेटा इंजीनियर कर रहा है, अकाउंटेंसी में है, किसी ऑफिस में काम करता है, तो उनको प्राउड फील होता है। मैं आज से 15 से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि अब कोर्स करके, डिप्लोमा लेके, डिग्री लेके लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। पहाड़ और गढ़वाल से शेफ़ भी बहुत है अभी, अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो अभी आप कोई से भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको गढ़वाली, कुमाऊनी शेफ़ मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में अगर होटल इंडस्ट्री में आना है तो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, बर्तन धोने की एक हेल्पर जिसको बोलते हैं ना, वो बनना पड़ता था। उसके बाद में आपको खाना बनाना सिखाते थे। वो इंडस्ट्री मतलब 15-20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 11th-12th में क्या सब्जेक्ट लिया था आपने? मैंने साइंस लिया था, लेकिन फेल हो गए। 11th में या 12th में? हाँ, 11th में लिया था, मतलब 12th में फिर फेल हो गए। फिर उसके बाद में फिर सब्जेक्ट चेंज कर दिया, फिर आर्ट्स ले लिया। अच्छा, आर्ट्स ले लिया। और ग्रेजुएशन मैंने इसी में किया है, होटल मैनेजमेंट में। IHM? हाँ, IHM किया मैंने। ओके। स्ट्रीम क्या ली थी उसमें? इसमें मेरा फूड प्रोडक्शन था, हमारा सब्जेक्ट फूड प्रोडक्शन था। जयपुर से ही किया मैंने। हाँ, मेरी सारी स्कूलिंग जयपुर में ही है, कॉलेज मैंने किया नहीं। तो उसी वक्त मतलब वो कौन सा पीरियड है, वो
एग्जैक्ट मोमेंट जब आपने तय कर लिया था कि नहीं अब किचन ही मेरा संसार है? ये मैंने कर लिया था 12th के आसपास कर लिया था कि मेरे को जाना है। मेरे फादर ने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो आप। क्या कहते हैं, मेरे इसमें आर्ट्स में अच्छे नंबर आ गए थे, तो उनको लगा कि ये कर सकता है, 2-3 साल कर लेना, हो जाएगा आपका। मैंने मना कर दिया, बोले मेरे को नहीं करना है, मेरे को बाहर जाना था। मतलब इसमें क्या कहते हैं, बाहर काम सीखना था, बाहर मतलब लंदन, यूएस सपना होता है, मतलब बहुत आसान। पोजीशन जो आपके चाचा भी शायद इसी होटल इंडस्ट्री में रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स भी शायद होटल इंडस्ट्री में रहे हैं और अच्छी जगहों पर काम? हाँ, मेरे चाचा थे, वो दिल्ली में ताज में थे। हाँ, उन्होंने और मेरे और भी चाचा थे, वो जापान में थे। तो मेरी इच्छा थी, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कोई 5वीं क्लास, कोई 7वीं क्लास, तो भी वो अच्छी जगह पहुंच गए, अच्छे मतलब क्या कहते हैं, वो तो जापान में सेटल हैं। तो मेरी भी इच्छा थी कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे को बाहर जाना है। ऐसा कोई सीन बना था क्या परिवार में? 3 इडियट्स का एक सीन है जिसमें आर माधवन बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद अपने पेरेंट के सामने जाता है कि पापा देखो मैं ये कर भी लूँगा ना तो खुश नहीं रहूँगा। तो फिर उसके पापा बोलते हैं चल ठीक है बेटा, तू बता तेरे लिए लैपटॉप कितने में आएगा। वैसा कोई सीन बना है? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर का नेचर थोड़ा अलग टाइप का है। वो एक बार बोलते हैं कि मत करो, अब वो नहीं मान रहे हैं तो वो फोर्स नहीं करते हैं, किसी तरह से भी फोर्स नहीं करते हैं कि भाई क्या कहते हैं। लेकिन उनको पसंद नहीं था बिल्कुल भी। उनको था कि क्या कहते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या फिर पॉलिटेक्निक में क्या कहते हैं इंजीनियरिंग करो, इसमें मत जाओ। भूपेंद्र जी, आपके फैमिली में आपके ब्रदर और सिस्टर जो कि वेल सेटल, वो भी उनको भी जॉब मिला हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी उस वक्त आपके ऊपर था कि पेरेंट्स की तरफ से, फादर की तरफ से कि देख तेरे बहन भाई सेटल हो गए हैं तो अब तुझे भी इसी तरीके से कोई जॉब पा करके सेटल होना ही है, रादर देन ये शेफ वाला। ये इसकी स्टार्टिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा मतलब थोड़ा डाउन रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और सैलरी वैलरी भी कम मिलती है स्टार्टिंग में, बहुत स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है। सैलरी कितनी थी? मेरी पहले सैलरी 1000 रुपये। कहाँ? सामोद पैलेस के अंदर। वहीं से चालू किया? हाँ, वहीं से इंटर्नशिप थी या प्रॉपर जॉब? नहीं, इंटर्नशिप थी। हाँ, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, मतलब 1 ईयर की इंटर्नशिप थी। उसके बाद में फिर मेरी जो उन्होंने दी थी 1800 रुपये दी थी मेरे को। मैं एक बार ये जरूर कहूंगा, मैं न्यूज रूम से भी कहूंगा इस बात को सुन ले भाई, पहली सैलरी इंटर्नशिप वाली कम रहती है। हाँ। और उसके बाद आप सक्सेस लेते हैं। ये मैं सारे लोगों को सबको कह रहा हूँ, एक बार सुन ले इस बात को। हाँ नहीं नहीं, और आपको खास बात ये बताऊं, ये जब सामोद पैलेस गए थे ना तो ये पहले ही क्लियर कर देता, आप बस मुझे जॉब पे रख लो, आप कुछ मत देना मुझे। तो ये थोड़ा ज्यादा गौर से सुनिएगा आप सब। क्या था इंसिडेंस? एक्चुअल में क्या था, जयपुर में होटल नहीं हुआ करते थे इतने, और अगर आपको बड़े होटल में जाना है तो आपका रेफरेंस अच्छा होना चाहिए। तो रेफरेंस इतने अच्छे नहीं थे हमारे, तो मेरे को जॉब ही नहीं मिली 3-4 महीने तक। तो मैं ढूंढता रहा। अब बाहर आप सीवी देते तो आपके सीवी को तो फेंक देते हैं बाहर ऐसे ही, अंदर तक, होटल के अंदर तक नहीं घुसने देते हैं। चाहे रामबाग था, अब उस टाइम होटल कितने थे, रामबाग, क्लार्क आमेर और ये राजविलास होगा शायद, 2-4 होटल थे बड़े बड़े, बाकी तो छोटे मोटे तो थे ही। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, अंदर नहीं। कौन सा ईयर है ये? 2005 में था। और उसके बाद में क्या कहते हैं, मतलब रेफरेंसेस से काम होते थे स्टार्टिंग में। आज थोड़ा दौर चेंज हो चुका है, आज बहुत आसानी से लग जाती है जॉब, क्योंकि बहुत सारे होटल हो गए, इतना तो स्टाफ ही नहीं मिल रहा है। तो फिर उस टाइम मेरे को 3-4 महीने तक जॉब नहीं मिली। अब मिडिल क्लास से आदमी हूँ, अब लोगों को लगा कि, पापा मम्मी को लगा कि भाई अब तो भाई तेरा ट्रेनिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया, अब तो पैसा कमाना चाहिए तेरे को। तो मैंने तो उनको बोला भाई मेरे को जॉब दे दो किसी भी तरह से, जब सैलरी मत देना। तो शेफ़ राजीव थे, तो बोला हाँ, शेफ़ राजीव शर्मा थे उस टाइम वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कहते नहीं बेटा, तेरे को इंटर्नशिप के हम 1000 रुपीज़ देंगे, तेरा खर्चा निकल जाएगा। तो वो ज़माना भी था, मतलब क्या कहते हैं, मैं बिना सैलरी के काम करने के लिए भी तैयार था कि मुझे जॉब चाहिए थी बस। भूपेंद्र जी, जब आपने वो फर्स्ट जो इंटर्नशिप एज आपने सामोद पैलेस को ज्वाइन किया, हर फील्ड में ऐसा होता है कि जब कोई नया जाता है ना तो उसको सीनियर्स अपनी सीनियरिटी कहीं ना कहीं दिखाते हैं, वो वहाँ भी था क्या? वहाँ सब जगह ही होता है, सब जगह ही होता है। अब जैसे हमारी इंडस्ट्री का तो मुझे दूसरी इंडस्ट्री का नहीं पता, लेकिन मेरी इंडस्ट्री का मुझे पता है। अब थोड़े माहौल चेंज हो गया। उस टाइम तो क्या होता था कि आप क्या कहते हैं, अंदर आए हो तो आपको पहले क्लीनिंग करवाएंगे, आपका काम ही नहीं करवाने, मतलब जो कुकिंग का तो काम ही नहीं करने देंगे आपको। पहले क्लीनिंग करना सीखो, मतलब क्लीनिंग, मतलब मैं तो कई बार रो जाता था यार, मैं क्या साफ़ सफाई करने के लिए आया हूँ क्या यहाँ पे? तो मतलब बड़ा अजीब लगता था मेरे को। लेकिन यही तो किचन टेंडेंसी भी है ना, मतलब अपनी मदर्स भी तो सबसे पहले यही करती हैं, किचन क्लीन करती हैं, उसके बाद फूड प्रिपेयर करती हैं। तो आप कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर लिए थे फील्ड से या क्या हुआ था? एक्चुअली हमको ऐसा लगता था कि भाई एक क्लीनिंग होती है, जैसे आपने एक वर्किंग एरिया में क्लीनिंग करना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये होता है कि भाई पूरी तरह से आप एक उसकी तरह हाउस कीपिंग की तरह आप काम कर रहे हो,
तो वो थोड़ा मेरे को और लगा था स्टार्टिंग में। धीरे 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 मुझे इंडस्ट्री समझ में आई, उसके बाद में मैं अपने आप को सेटल कर पाया। हमने फिल्मों में ही देखा है, अभी शेफ नाम से ही 3-4 मूवीज आ चुकी हैं। हाँ। हॉलीवुड में भी हैं, बॉलीवुड में भी आ चुकी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनिमेशन एक रेटाटूई करके आई है जिसमें एक चूहा शेफ हो सकता है, एनीबडी कैन कुक के पैटर्न पर उसमें वो चला है। राटाटूई। यस एग्जैक्टली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि होटल्स के किचन अंदर से कैसे करते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा उसको हमारे लिए पिक्चराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये देखते हैं एक हेड शेफ होता है जिसका काम कुकिंग नहीं है पर उंगली करना है सबको पिक्चरों के हिसाब से। हाँ। ये क्या है, वो क्या है, यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा होटल के अंदर के किचन सीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। इसमें ये होता है जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग ग्रेड होती हैं। जैसे एक एग्जीक्यूटिव शेफ होता है जो पूरी किचन को मॉनिटर करता है, तो उसके भी सेकंड कमांड होते हैं जिनको शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ बोलते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शंस होते हैं कि जहाँ से खाना अलग अलग सेक्शन से, भाई चाइनीज़ फूड है तो एक सेक्शन बना हुआ है, उसका एक CDP होता है, उसका जो सुपरवाइज़र होता है। फिर एक इंडियन किचन हो गई, एक तंदूर किचन हो गई, एक बेकरी किचन हो गई, आपका जहाँ कोल्ड फूड निकलता है उसको गार्मेंजर और क्या कहते हैं सैलड सेक्शन बोलते हैं, उसका एक अलग सेक्शन हो गया। सबको अलग अलग हेड करते हैं, उनके ऊपर से वो एक और हेड होता है और शेफ़ होता है जो सारी चीज़ों को देखता है, एग्जीक्यूटिव शेफ जो। अच्छा, वो वाला कौन होता है जो सिर्फ टेस्ट करके बताता है कि हाँ ये इसमें ये कमी है और दैट्स इट? ये सुपरवाइजर भी हो सकता है, जो उसका सुपरवाइजर है जैसे CDP है या शू शेफ भी हो सकता है, कि जिनको ये अथॉरिटी दे रखी है कि भाई खाना टेस्टिंग होके जाएगा। मतलब जो भी गेस्ट के पास में खाना जाता है वो हमेशा टेस्ट होके ही जाता है, ये एक प्रिंसिपल। फिर तो अगर किसी जगह का खाना पसंद ना आए तो अंदर चेक करने वाले का टेस्ट बड़ी खराब था उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई कमी नहीं है, ये अच्छा है। अच्छा, एक पॉइंट है सिंसियरली अगर हम सोचे इस पूरे पैटर्न को, तो ऑफ बीट मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, कई लोग होटल में घुसने से पहले हिचकते हैं कि अंदर एक ही किचन में नॉनवेज और वेज बन रहा होगा, है ना, या इसीलिए पवित्र भोजनालय लिख देते हैं लोग कि भाई यहाँ पर सिर्फ वेज होता है। तो क्या सेक्शंस अलग होते हैं? बिना डर के, बिना झिझक के होटलों में जाया जा सकता है ना कि भाई वेज और नॉनवेज सेक्शंस एकदम अलग हैं, सेपरेट हैं? हाँ, बिल्कुल। बड़े होटल्स होते हैं जो ब्रांड्स के होटल होते हैं, इसमें सारे ऑडिट के, हाइजीन के क्या कहते हैं फॉलो किए जाते हैं। उनकी ऑडिट्स होती हैं बाकायदा, थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाई जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं एक छोटे से ढाबे की बात, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ अच्छे होटल्स में काम किया है, जो ब्रांड्स के होटल हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो ग्रुप्स के होटल हैं, वो फॉलो करते हैं। आपका सबसे अच्छा पीरियड कौन सा गुजरा होटल इंडस्ट्री में अपना वेंचर चालू करने से पहले, मतलब कोरोना के पहले? सबसे अच्छा पीरियड कहाँ पर गुजरा? और US कैसे जाना हुआ? अधिकतर शेफ एक न एक बार तो US में जाकर स्ट्रगल किए हुए हैं। मेरा सबसे अच्छा टाइम रेडिशन जयपुर, रेडिशन ब्लू में काम किया था मैंने। वहाँ से 5 से 6 साल मैंने काम किया था। एक बार तो मैंने छोड़ भी दिया था, वापस से वहीं पे ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया या? हाँ, मेरे को क्या कहते हैं, मैं हम पैसे बढ़ा देंगे भाई, पैसे बढ़ा देंगे। US कैसे जाना हुआ? 2013 में गया था मैं। किस लिए? तो वहाँ पे क्या कहते हैं कार्निवल क्रूज लाइन मैंने ज्वाइन करी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया मैं बीच में आ गया। मन नहीं लगा? मन नहीं लगा मेरा। क्यों, मतलब रेसिज्म वगैरह या क्या किस चीज़ ने हिट किया? मैं बेसिकली होता है ना, जैसे कि वहाँ का जो वर्क कल्चर है थोड़ा अलग होता है। और जैसे इंडिया में काम करते हैं ना, जैसे हम सुपरवाइजर बन गए, तो अब इंडिया में कैसे करते हैं भाई, सुपरवाइजर तो हाथ ही नहीं लगाता। यहाँ का ये कल्चर है इंडिया का। यहाँ पे भाई सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव शेफ है, शू शेफ है, वो बैठा ही रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बिल्कुल वर्क कल्चर अलग है। वहाँ पे आपको सबको काम करना पड़ेगा और सब लेवल का काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में एज ए फैक्ट्री की तरह काम होता था। मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे 6 महीने ही काम किया। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने में तोड़ दिया। एंजॉय नहीं किया? एंजॉय नहीं किया। जबकि कुकिंग तो एंजॉय नहीं करें तो नहीं करना बेहतर है। तो लेकिन एक सवाल है, अभी थोड़े दिन पहले एक शेफ का, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं उस शेफ का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन शेफ का एक इंटरव्यू कोई फॉरेन मीडिया हाउस में था, विकास खन्ना, और उनसे उन्होंने कहा कि आपके इंडिया में तो हंगर है और ये सारी चीज़ें हैं, तो बोले नहीं, मैंने हंगर का पहली बार सामना अमेरिका में आकर किया। बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो वैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, मतलब मोटे तौर पे कहा जाए? हाँ, मतलब क्या कहते हैं, बाहर तो मतलब बल्क में खाना बनता था वहाँ पे, और बल्क में खाना फेंका जाता था, बहुत ज़्यादा, बहुत वेस्टेज होता था वहाँ पे फूड। क्योंकि देखिए एक साथ 1000 लोगों को कैटर करते थे लगातार, तो होता था वहाँ पे। अच्छा भूपेंद्र जी, आज के टाइम में तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, हर किसी के पास में फ़ोन भी अवेलेबल है।
आपने 12th के बाद में जब IHM के लिए गए थे और उस बीच में कहीं अगर आपको कोई रेसिपी अलग से सीखनी हो, क्योंकि जो भी सीखा आपने घर में सीखा मम्मी के साथ में और वही देख करके, वो एक पर्टिकुलर डिशेस होती हैं और आप क्योंकि उत्तराखंड से थे तो शायद आपके किचन में वही उसी तरह की डिशेस ज़्यादा बनती होंगी, तो और डिशेस से तो आपका नाता ही नहीं रहा होगा। अभी तो एक क्लिक किया और हमें जो बनाना है वो देख लिया। उस वक्त आपके मन में आया कि हाँ मैं भी कुछ अलग से सीखूं, कहीं कोई बताए, या फिर आपको कोई नहीं मिला फिर सोचा कि चलो भाई हमें होटल मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए, इसी इंडस्ट्री में जाकर के हम बाकी डिशेस सीख पाएंगे? एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा अगर परमिशन है राखी। ग्रांटेड। जब किचन में काम कर रहे थे कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की क्या, मतलब 12-13 साल की उम्र में या 17-18 साल की उम्र में कि मैं ये कुछ बना के देखूं, ऐसा कुछ समथिंग इसी के कंटिन्यूएशन में? एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल किचन होती है कई जगह अप्रिशिएट किया जाता है, कई जगह अप्रिशिएट नहीं किया घर में बताइए ना, शुरुआत तो आपने घर से ही की। हाँ। किचन में तो वहाँ कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की? नहीं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं देते थे। अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ तो खाना बिगड़ गया, खाना खराब हो गया तो फिर तुमने छोड़ दी। अगर नॉर्मल खाना बनाना है तो बना, ज़्यादा दिमाग मत लगा। सोशल मीडिया एक्सपोजर। हाँ, तो बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग में हम जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे ही सीखते थे बेसिकली। और आज के टाइम पे जैसे उस टाइम एक छोटा सा इंसिडेंट था, मैंने बताया भी था कि जैसे धनिया काटना, तो मैं बोला अपने सीनियर को कि मेरे को धनिया काटना है। तो धनिया काटने में बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि इतना बड़ा बंच होता था, उसको हाथ में बिल्कुल फाइन चॉप काटना होता था जिससे कि गार्निश अच्छी तरह से हो ही जाए। तो क्या कहते हैं, मेरे को सीनियर ने धनिया काटने भी नहीं दिया, बोले नहीं अभी तेरे को वक्त लगेगा। हाँ, तो मेरे को उनको रिश्वत देनी पड़ी किसी चीज़ की तब जाके मैंने धनिया काटना सीखा। मतलब इतना, मतलब सीखने के लिए वो था। मैं जयपुर में ही रहता था, फिर भी मैं अपने घर। रिश्वत किसी चीज की क्या, खुलकर बोल नहीं सकते हैं? नहीं रहने दीजिए। रिश्वत ही चीज की खिलाएगा। राजस्थान है वो तो चलता है वो तो दारू की बोतल उनको दी थी कि क्या कहते हैं कि भाई साहब मेरे को क्या कहते हैं ये धनिया काटना सीखना है, तो आपको ये, उन्होंने बोला लेके आ मिल ले, तब जाके उन्होंने मेरे को सिखाया। आप ही की फील्ड में नहीं, हमारी फील्ड में भी होता है। पहले बड़े मौके के लिए ये सब कभी कभी करना पड़ जाता है। धनिया काटना सीखने के लिए पापड़ बेलना पड़ा। इससे मुझे फिर अपनी ओपनिंग का वो सेंटेंस याद आता है कि वो द्रोणाचार्य की मर्जी की वो सिखाना चाहता है या ना सिखाना चाहता है। क्या कितने द्रोणाचार्य आपकी ज़िंदगी में आए, कितने द्रोणाचार्यों ने फुल इंटरेस्ट के साथ अपना 100% आपको दिया? क्योंकि देखिए टीचर या उस्ताद वो सिखाने को तो सब सिखाने को तैयार होता है, लेकिन उसके मूड पे डिपेंडेंट होता है मुझे सिखाना है या नहीं सिखाना। आमतौर पे देखिए मैं कम ही काम किया, जैसे 2-2, 3-3 साल ही इंडस्ट्री में काम किया। शुरुआत में ही सीखना होता है, उसके बाद में तो क्या कहते हैं फिर सब चीज़ें एक जैसी बनती चली जाती हैं। तो जो राजीव शर्मा थे, जहाँ पहला मैंने राजीव शर्मा हो गए, गोपाल गिरी शेफ थे, उनसे, तो उन लोगों से मैंने अपनी बारीकियाँ, मतलब अपने बेस को तैयार किया था वहाँ पे। उसके बाद में धीरे धीरे करके चलते गए। तो मतलब ये 1-2 जने हैं मेरी लाइफ के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मतलब इनको चाकू पकड़ना सिखाया या मतलब एक तड़का मारना सिखाया, ये चीज़ इन्होंने। आप इतनी अच्छी जगह जगह काम कर रहा, आपने इतना टाइम आपने दिया, फिर अचानक से कैसे सोचा कि चलो अब मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, सोशल मीडिया पर? और क्या पीछे मोटिव था आने का? आप ऑलरेडी रेडिसन ब्लू में थे उस टाइम, या फिर आपको बाहर जाना था? रीजंस? मेरा था कि मेरे को फेमस होना था। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि यार टीवी पे कैसे शो दिया जाए। तो मैंने किसी से पूछा तो बोले यार आपको मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई में ऑडिशन देने पड़ेंगे, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए थोड़ा सा। अब मैंने बोला यार क्या करें, तो बोले आप क्या कहते हैं चैनल स्टार्ट कर लो। तो उस टाइम 2016 या 17 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। मोबाइल से। कौन सा? रेडमी का मोबाइल था 12,000 का। बढ़िया। मेरी पहली जो वीडियो है मैंने रखी हुई है, जिसको डिलीट भी नहीं किया। 12,000 का मोबाइल लिया, एक लकड़ी ली, उसको रबर बैंड से बांधा और घर की जो नॉर्मल किचन होती है उसमें, और एक वो राइस का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर ऐसे गाड़ दिया उसको और अपनी वीडियो बनाई, पहली वीडियो। आज लोग मतलब बोलते हैं ना कि हमारे पास में ये नहीं है, कैमरा नहीं है, आईफोन नहीं है, तो उस टाइम की वीडियो थी। और उसी मोबाइल से मतलब कोई इनकम नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें इनकम भी आती है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इतना पता भी नहीं था। तो बनाते गए हमको तो फेमस होना था, इसलिए हमने 1.5-2 साल स्ट्रगल कर लिया। आज इसलिए स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, लोगों को पहले महीने से ही पैसा चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है। और कितना वक्त लगा एस्टेब्लिश? मेरे को 1.5 साल लगा, जिससे कमाई चालू हुई। 1.5 साल बाद में मेरी कमाई स्टार्ट हुई। पहला पैसा 1.5 साल बाद आया था। मेरे 23,497 रुपये आए थे।
अरे क्या बात हाँ, है। सितंबर में 1000 आए से थे। 23,000 का सफर तो 2017 या 18 में आपने तय करी। हाँ, तो 2018 के आसपास आए थे, 23,000 समथिंग पहला जो मेरा वो आया था। हाँ, यूट्यूब से आया था, फेसबुक तो मेरे को पता नहीं था। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर अगले महीने फिर अच्छा आया, फिर कई बार कम हुआ, तो मेरे को मज़ा आने लगा। मैंने बोला यार बढ़िया नौकरी चल रही है और ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, और वैसे भी क्या कहते हैं जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप इस तरह से जॉब नहीं छोड़ सकते। 16 साल मैंने जॉब कर ली थी ऑलरेडी, तो मैं जॉब छोड़ने के विचार में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, कोविड आ गया, घर पे बैठ गए। होटल इंडस्ट्री में बोला भाई काम करना है तो हाफ सैलरी में काम करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी और उसमें भी आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो उसके भी पैसे कटेंगे। तो मैंने सोचा यार अपन ये कर रहे हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं। फिर फैमिली ने बोला क्या कहते हैं भाई नौकरी नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पे। लेकिन अगर 23-24 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो खुद से तो हम उतने पैसों में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते ना डिशेस में। अगर आप अपनी कुछ नई डिशेस बनाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि ये मेरी यूएसपी है, इस डिश से मेरी पहचान होगी, भूपी स्पेशल समथिंग कुछ अगर आप निकाल रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कम सैलरी में तो नहीं हो सकता। इंग्रेडिएंट्स चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते थे? होटलों में ही? हाँ, स्टार्टिंग में होटल में किया हमने। हाँ, तो मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसमें गालियाँ बहुत पड़ी थी, तभी वायरल हुई थी। क्या मैंने बनाया था? सरिया पराठा बनाया था। सरिया पराठा। हाँ, सरिया। उसमें क्या किया मैंने, तंदूर जिसमें कबाब लगाते हैं, सीक्स होती हैं स्कीवर्स, उसके अंदर आटे को इस तरह से घुमा के उसको तंदूर में पकाया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं मतलब स्टफ करके पकाया था उसको, तो लोगों के पचा नहीं वो चीज़ कि भाई क्या कहते हैं ऐसा कुछ होती ही नहीं है चीज़। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम दिया था, तो उसमें काफ़ी जाके हेट कमेंट्स आए थे मेरे, तो वो वीडियो वायरल हुई। बट हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोवर्सी ऑलवेज ग्रैब अटेंशन। शायद लोगों की अटेंशन उसी कारण मिली हो। नहीं, लेकिन अगर वो पहला वीडियो अभी भी अवेलेबल है हाँ, मैंने डिलीट नहीं किया। तो अब नीचे कमेंट्स में हेट के अलावा भी कमेंट्स आ गए हैं अब आ गए। अब किसी ने सही ट्राई हो किया उसमें सरिया पराठा? हाँ, अब लोगों को लगता था भाई कोई भी चीज़ नई चीज़ दे तो एकदम से हर आदमी ऑब्जर्व नहीं कर पाता ना, तो क्या कहते हैं लोगों को लगा ऐसा बन ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ। ये जो कमेंट्स थे हेट वाले, उसमें ऐसे ही कुछ कमेंट्स क्या घर की तरफ से भी आए, फैमिली की तरफ से? फैमिली हो गया, क्या कहते हैं रिलेटिव्स हो गए, उनको किसी को वो नहीं होता है क्या कहते हैं। जैसे मेरे तो साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि मैं पहले स्टार्टिंग में होता है ना कि 500,000 सब्सक्राइबर होते हैं कि यार आपका मोबाइल निकाला सब्सक्राइब कर दिया। ये आदत होती थी। हाँ, ये सब आज भी करते हैं लोग स्टार्टिंग में जब होते हैं। तो मेरे को लगता था यार जल्दी करेंगे, तो मैं मोबाइल अपने रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के मोबाइल निकाल के खुद ही अपना सब्सक्राइब करता था। मैंने एक बार देखा कि फिर एक दिन मैंने बोला कि किसी रिलेटिव था, फ्रेंड था कोई, कि यार मोबाइल देना, क्या कहते हैं तेरे को वीडियो दिखाता हूँ। और अच्छा, तो मैंने देखा उसने मेरे को अनसब्सक्राइब कर दिया था। तो मैंने बोला यार इसके कौन से पैसे लग रहे थे यार, क्या कहते हैं तुमने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं उस दिन समझ लिया कि यार ये भाई आपको ना तो आपके दोस्त ना आपके रिलेटिव कोई है, ये आपके ऑडियंस देगी जिनको अच्छा लगता है, और वो आपको सेव अपने आप करेगी और अपने आप आपके वॉच पर। तो क्या अभी भी ऐसा वर्ग है जो रसोइया, हलवाई और शेफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता? नहीं कर पाता है ऐसे वर्ग हैं बहुत, अभी भी नहीं बन पाते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि शेफ क्या होता है, आज भी लोगों को नहीं पता है। और लेकिन इंडिया में तो इन कॉमन सेंस अगर मैं ये कहूँ कि वो उसको रसोइया ही मान रहे हैं या हलवाई ही मान रहे हैं तो गलत नहीं है? हाँ, लेकिन अगर देखिए मैं तो बुरा नहीं मानता किसी भी चीज़ का। अगर मेरे को कोई हलवाई, मैं तो अपने आप को क्या बोलता भाई हम अंग्रेजी हलवाई हैं। जो कि देसी से शुरुआत करी और अब हम अंग्रेजी हलवाई हैं, हम हलवाई रहेंगे, जिंदगी भर हलवाई रहेंगे। तो कई बार बोलते हैं, कई पूछते हैं कि भाई अब मैंने बोला कि मैं शेफ़ हूँ। जैसे अभी एक होटल, जैसे कि एक रेड लाइट में किसी ने, पुलिस वाले ने, अब वो पढ़ा लिखा सब कुछ, तो मैंने बोला, अब बोला क्या करते हो आप? मैंने बोला मैं शेफ़ हूँ। बोले शेफ़ क्या होता है? अब ट्रैफिक पुलिस में है तो मतलब पढ़ा लिखा तो हो गई, सब कुछ हो गई। और आज के टाइम पे जब सब सोशल मीडिया है तो उसको समझ में नहीं आई। बोले बावर्ची हो ना? बोला हाँ बावर्ची। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मतलब क्या कहते हैं, आई लव माई प्रोफेशन, क्योंकि मैं ना फीड कर रहा हूँ लोगों को, और मैं अपने आप को डॉक्टर ही समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं अच्छा खाना नहीं दूंगा ना तो आप 100% बीमार हो। लेकिन आप सिर्फ अच्छा खाना नहीं देते हैं, आप हेल्दी फूड भी देते हैं। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली ये मेरी बीट नहीं है, पर रेड कारपेट की वजह से मुझे बहुत ऑफ बीट भी कई टॉपिक्स पर बैठना पड़ता है। मैंने सुबह वाइफ को बोला
कि आज हमारे यहाँ शेफ भूपी करके आने वाले हैं, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे सर्च करके कुछ वीडियोस देख, जो समझ में आया मुझे बताना। उसने पहला वीडियो खोला, आप शायद मूंगफली मसाला समथिंग कुछ, पीनट मसाला समथिंग आप बना रहे। मेरी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से मुझे ऑयल बहुत कम या न के बराबर ही डालना है, तो उसको ये बात बहुत पसंद आई कि अब उसे वो डिशेस मिली हैं जिसमें तेल कम डाल के कुछ बन सकता है, शायद टेस्टी बन जाए। अब वो एक्सपेरिमेंट्स चालू करेगी आपके वीडियोस के साथ। यहाँ पे बिना किए आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। कहने का मतलब है कि सिर्फ टेस्ट नहीं, हाँ, मैं उसमें हेल्थ भी डालूंगा। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर मेरा रहा है। स्लोगन भी यही है। हाँ, अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी, जब आपने वीडियो बनाया तो हमको कंटेंट जितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे नीचे जो हम चीज़ें, जो स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, वो जो चीज़ें होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम शुरुआत कैसे करें, ओपनिंग कैसे करें। जैसे स्वप्निल जी ने करा अपनी तरफ से पूरा होमवर्क करके, ये जो आपका टैग लाइन है ओपनिंग का कि मेरे स्वाद के मित्रों, ये मन में था या फिर बहुत जद्दोजहद करी इसके पीछे? क्या मित्रों मोदी से उठाया? मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ना तो फॉलोअर बोलना अच्छा लगता था, ना ही मुझे ऐसा लगता था कि क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बोलूं। तो मैं देखता था, मैंने बोला यार कैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, एक स्वाद, एक कुछ ना कुछ उनको चाहिए, कनेक्शन फील होना। हाँ, कनेक्शन फील होनी चाहिए। तो मेरे को उससे लगा कि बोले, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था एक बार कोविड के टाइम पे, वो कोई अकाउंटेंसी का काम करते थे, उनको जॉब से निकाल दिया था। तो उन्होंने अपना एक कार्ड स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि शेफ़ मैं बहुत मेहनत करी और लेकिन है ना कार्ड में अच्छी चल नहीं रही थी, तो आपने कोई सैंडविच डाला था स्मोकी। तो नॉर्मल सैंडविच बनते थे तो मैं बनाता था, लोग खाते थे, लेकिन फिर मैंने वो स्मोकी डाला। वो स्मोकी सैंडविच डालने के बाद में मेरी सेल बहुत ज़्यादा हो गई। इवन मैं अपनी फैमिली के साथ में सुसाइड करने वाला था। मैं मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं अपनी लाइफ से, कोविड की टाइम की बता रहा हूँ, 2020 के आसपास की। तो वो डाला, इससे आप मतलब उसको जो कमेंट बोला, आपके स्वाद की वजह से मेरे को ये चीज़ आज मैं क्या कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, और क्या कहते हैं मैं ना मतलब अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा चीज़ कर रहा हूँ। इतना मतलब वो किया ना, मैंने बोला यार नहीं यार, ये काम तो इतने, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। मतलब आप किसी को मतलब धंधा दे रहे हो, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? धंधा देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जीवन आप दे किसी रहे को हो। सुसाइड से रोक रहे हो। हाँ, जीवन दिया। मैंने तो नहीं बोला ना कि भाई तू ऐसे कमेंट कर, अपने आप कमेंट बंदा कर रहा है, अपनी आईडी से कर रहा है, तो मैं तो दैट इज व्हाई इट इज ऑनेस्ट किचन। हाँ, तो इन लोगों की दुआएं मुझे बहुत लगी हैं। आपके खुद के कोविड स्ट्रगल्स क्या थे? मेरे कोविड स्ट्रगल ज़्यादा नहीं हो पाए। अरे क्या बात है, अच्छा। हाँ, मैं मतलब मैंने पहले ही फील्ड स्टार्ट कर दिया था ये, तो क्या कहते हैं मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी उस टाइम। क्या कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे आ गए थे, तो सब है ना कुकिंग वीडियोस बहुत देखते थे। आज कम हो गई हैं, लेकिन उस टाइम बहुत देखते थे, तो बूस्ट हो गए बहुत जल्दी जल्दी। जिसने पहले स्टार्ट करी थी मेहनत, वो बहुत जल्दी जल्दी बूस्ट हो गए, उन्होंने अच्छा अर्न कर लिया, अच्छी अपनी एक रेपुटेशन बना ली। धनिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पहले धनिया का ही दिया है ना। और जैसे कई बार आप देखोगे शेफ्स ये बोलते हैं ना कि आप नमक अपने हिसाब से डाल लें, हाँ, या आप ये मसाला अपने हिसाब से डाल लें। ये धनिया को लेकर बोलते हैं, क्यों? मतलब धनिया से इतना प्रेम क्यों? धनिया मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। क्यों? बचपन से पसंद है। नहीं, कुछ तो इंसिडेंस रहा होगा ना, जिस या तो धनिया ने किसी चीज का टेस्ट बढ़ा दिया और पहली तारीफ मिली, या कुछ तो रहा होगा ना। एक इंसिडेंट तो आपको बताया, वो हमेशा मेरे को याद रहता है। हाँ। धनिया काटने सीखने के लिए मुझे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। और दूसरा क्या कहते हैं, जब भी मैं धनिया डालता हूँ लास्ट में खाने में, तो एक उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा मानना था कि मैं भाई धनिया मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मतलब मेरे अगर सब्जी में धनिया आ गया तो मज़ा आ गया। चाहे सब्जी कैसी बनी, लास्ट में धनिया डाल दो, और धनिया डालो श्रद्धानुसार, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो उतनी डालो। अच्छा, धनिया की एक खास बात मैं बताता हूँ। आप जैसे साउथ में जाएंगे ना, वहाँ ये धनिया का फ्री सिस्टम नहीं चलता, जो अपने यहाँ चलता है कि अगर आपने सब्जी ली है तो थोड़ा धनिया और थोड़ा मिर्ची तो ऐसे ही मिल जाएगा। वो साउथ में नहीं चलता। तो धनिया का अपना रुआब भी है और कहीं कहीं पर वैल्यूलेस भी है। अभी धनिया काफ़ी महंगा हो गया, तो मैं अपने सब्जी वाले को बोलता हूँ, सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब जानते ही हैं। मैंने बोला यार धनिया, अरे धनिया सर 400 रुपये किलो हो रहा है, मैं श्रद्धा अनुसार डाल दिया थोड़ा। किसी सब्जी वाले ने कभी कहा कि सर मेरा नाम लो अपने वीडियो में? कभी रिक्वेस्ट आया होगी कि सब्जी तो आप मुझसे ले रहे हो, एक आध बार बोल दो? कई बार मैं शूट कर लेता हूँ उनका, तो सर हमको भी दिखा दो थोड़ा सा। कई बार आते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, अब तो चूंकि स्ट्रगल खत्म हो चुकी है। दूसरा, मैंने एक पॉइंट को नोट किया सुबह कुछ वीडियोस आपके जो मैं देख रहा था
कई लोग इस प्रेशर में रहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, उस टाइप की बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये समथिंग कुछ डालने की कोशिश, या फिर ड्रेसिंग से हम कोशिश करेंगे जो ऑटोमेटिकली कुछ व्यूज़ दे दे, हम क्रिएटिव तरीके से बोलेंगे। ये सब नहीं है और फिर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये इनक्रेडिबल बात है। तो ये स्टाइल सोच समझकर चुनी और उससे दूर होना, या वो आता ही नहीं? मुझे ऐसा लगा कि ना देखिए, जो मेरा प्रोफेशन है बहुत सिंपल काम है और सिंपल तरीके से, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग मैंने, मेरे को लोग पसंद क्यों करते हैं, मेरी सिंपलिसिटी की वजह से पसंद करते हैं। अब मैंने बोला यार यही चीज़, जैसे कोई पनीर लवाबदार बना रहा है या कोई कढ़ाई पनीर बना रहा है, वही पनीर जाएगा, वही हल्दी जाएगी, वही मिर्ची जाएगी, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि भाई हल्दी कहाँ डालनी है। मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं जीरा डालना है, मैं बोल रहा हूँ जीरा तड़काना है। जब तक जीरा क्रैकल्स नहीं होता है तब तक उसका स्वाद नहीं आता है। तो लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। कोई भी बनावटी चीज़ें नहीं करना, सिंपल तरीके से लोगों को बताना और उसके जो प्रो कॉन्स होते हैं वो भी बताना, तो लोगों को चीज़ें अच्छी लगती थी। भाई यहाँ रेसिपी मिल रही है, कोई तामझाम नहीं है, तो रेसिपी के लिए आते हैं। और आज भी मेरी पुरानी वीडियोस बहुत चल रही हैं, सर्चिंग में आती है मेरी। और इवन मैंने क्या कहते हैं, मैंने जब स्टार्टिंग में डाला था तो मेरे बात तो काफ़ी आई, उत्तराखंड की भी रेसिपीज़ डालता ही नहीं था कोई। राजस्थान की, महाराष्ट्र की, हर जगह की, बिहार की आपको मिल जाएगी, उत्तराखंड की नहीं डालते थे कोई, जबकि शेफ सारे वहाँ से आते थे। मेरी सारी वीडियो, आप कुछ भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे और गूगल पे, उत्तराखंड से रिलेटेड मेरा पहले नंबर पे आएगा। आपका फेवरेट डिश कौन सा है उत्तराखंड से? आई हाँ, मेरा एक है डुबुक, ये गहत की दाल होती है, कुल्थी की दाल बोलते हैं यहाँ पे राजस्थान में, और एक है भटकी चुड़कानी। अगर मिल जाए ना मज़ा आ जाए। आपकी वाइफ बनाती है? हाँ, वाइफ भी बनाती है, मम्मी भी बनाती है, सब बनाती है। बेटर कौन बनाता है दोनों में? वाइफ बनाती है, वाइफ अच्छा भाई जो सच है वो सच है। ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्ट किचन। नहीं तो जब ये रिश्ते की बात हो रही थी तब पता किया था कि पाक कला में निपुण है? नहीं वो उस टाइम तो मतलब देखिए वो तो बोल दिया होगा ना कि मैं खुद हूँ। अब लोग बोलते हैं उनको कि ये अरे आपके हस्बैंड तो बनाते हैं, आप तो मजे करते होंगे, आप तो क्या कहते हैं अच्छा बैठे बैठे खाना। बोले कौन से मजे, आके देख लो यहाँ पे एक चीज बनाते हैं 15%। पर आपकी पर ये स्टीरियोटाइपिंग है क्या? ये स्टीरियोटाइपिंग परेशान करती है फैमिली को, आपकी वाइफ को, फादर मदर को और आपको? क्योंकि ये है विशुद्ध स्टीरियोटाइपिंग है जो आप बोल रहे हो। हाँ, जैसे अब भाई मैं घर पे खाना बनाऊंगा तो मेरे को 50 चीज़ चाहिए। अगर एक चीज़ भी नहीं होती मैं भाग के तुरंत जाता हूँ या फिर ऑनलाइन मंगाता हूँ, लेकिन वो चीज़ चाहिए। और फिर घर पे जो बनता है 1 पॉट कुकिंग होती है मोस्टली, एक चीज़ में एक कढ़ाई बनाया फटाफट उसी में बनाया। अब मैं बनाऊंगा फ्राई किसी और चीज़ में करूँगा, उसको शैलो फ्राई कहीं और करूँगा, ग्रिल करूँगा, फिर जाके वो चीज़ बनती है। तो उनको लगता है कि कहते हैं कि ये भाई काम तो करता है लेकिन हमारे लिए कि मैं घर का भी करूं और इनके लिए भी पूरी तैयारी करके पहले से रखूं, एक्स्ट्रा काम उनका होता मेरे है। पापा तो आपसे वो कहती नहीं कि ये जो आ रहा है उसमें आधा शेयर तो मेरा होगा। कैमरा तो वही पकड़ती थी। हाँ, कैमरा तो शेयर तो उनका पूरा बनता है। स्टार्टिंग में कैमरा वही करते हैं, अब पूरी टीम अब तो पूरी आपकी यूनिट है, एडिटर से लेके सारी। लेकिन मैं, आपने जब बोला मुझे एक बात याद आई, मेरे पापा साल में एक बार इस जोश में आते थे कि आज मैं खाना बनाऊंगा, और जिस दिन वो खाना बनाते थे उस दिन हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते थे। आटा मैं निकालूंगा, घी कोई और निकाल के दे रहा है, बस वो वहाँ खड़े हैं। उससे काफ़ी अलग आप सारी चीज़ें खुद दौड़ते हैं या जब बनाते हैं तो यार ये दे दो वो दे दो, क्या करते हैं? हाँ, थोड़ा सा पहले आदत थी स्टार्टिंग में। अब भाई क्या कहते हैं एक सीनियर पोस्ट पे मैं पहुंच गया था, तो भाई जो भी चीज़ चाहिए आपको क्या कहते हैं मीज़न प्ला बोलते हैं, जैसे कि सारी प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन घर पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आज तो चलो हमने क्या कहते हैं अपने एक असिस्टेंट भी रख रखा है, वो सारी चीज़ें तैयार करके रख देता है पहले से ही। कैमरामैन अपनी पहले से तैयारी करके रख लेता है। पहले स्टार्टिंग में जब अपने पास में कोई स्टाफ भी नहीं था, खुद ही करते थे। एडिटिंग भी मैं खुद ही करता था उस स्टार्टिंग में। तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत होती थी, वाइफ को भी दिक्कत होती थी और फैमिली को भी दिक्कत होती थी। अब घर में स्टूडियो नहीं है, अब उसमें वो छोटी सी किचन है, उसमें कैसे काम किया जाए। फिर उसमें दूसरे रूम में आए, फिर उसमें भी बैठा नहीं, आवाज़ आती थी। अब वो घर वाले बोलते थे, अब स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता था, फैमिली हो गई कि भाई ये परेशान हो रहे हैं यार, आपकी तो 3-3 घंटे की शूट चल रहा है। घर में सब लोग परेशान रहते थे मेरे शूट की वजह से। हाँ, पिन ड्रॉप रहते थे, कोई बच्चा रो गया, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो बहुत परेशानी आती थी। धीरे धीरे करके हमने फिर अभी अपना स्टूडियो अलग कर दिया है। अभी मैंने कालवाड़ में एक नया स्टूडियो और बना रहा हूँ, वहाँ पे कालवाड़ रोड पे, वहाँ पे भी बना रहा हूँ। इस तरह से स्टार्ट किया था। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शेफ वाली बात की थी कि मैं अंग्रेजी शेफ हूँ,
क्या ऐसा है, आपने कहा था कि मेरा मोटिव पहले था कि मुझे बाहर की कंट्रीज में जाना है, वहाँ सेटल होना है, अब वो तो नहीं है, लेकिन आप गए हो कहीं बाहर, आप जो बना रहे हो वैसा ही कुछ डिश आपने वहाँ पर ऑर्डर किया हो, वहाँ खाया हो, पता लगा हो कि इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ कभी आपने ट्राई किया है? पहले मेरी ऐसी आदत थी, अब नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए आज के टाइम पे। नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए लोगों को। नहीं, और ज्ञान मुफ्त का ज्ञान देने से मुफ्त ये भी का अपनी ज्ञान कमाई भी तो घट जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी जैसे कंप्लेन करना अच्छी चीज़ होती है, बुराई नहीं है। कंप्लेन अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी, लेकिन लोगों को सीखना नहीं है, वो अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं देता हूँ, अब बोलते हैं यार ये तो शेफ है, तो कमी निकालेगा। तो कई बार होता है ऐसा कि हम जाते नहीं होती है, उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो लोग सीखना भी नहीं चाहते। अच्छा, इसको रिवर्स कर ले, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगा हो कि यार इसमें ये बेटर है, ये मेरे में कमी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया? बहुत। मैं तो एक धर्मशाला में रुका था, तो वहाँ पे तो मैं खिचड़ी सीख के आया था। इतनी अच्छी खिचड़ी नाथद्वारा में, मैंने अपने चैनल पे भी दी, इतनी गजब की खिचड़ी थी, मज़ा आ गया था उसको खाते हुए। मैं तो पूछते रह गया था भाई, और बिना लहसुन प्याज के बनाई थी उन्होंने। जैन धर्मशाला थी, वेजिटेबल हाँ, खिचड़ी? वेजिटेबल्स के साथ खिचड़ी थी, अल्टीमेट, बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी थी। तो मैंने अपने चैनल में भी इंट्रोड्यूस करवाया था। फूड व्लॉगर्स और फूड क्रिटिक्स आते हैं आपके पास? नहीं, एक्चुअल में क्या, मेरा तो अलग तरह का चैनल हो गया, मतलब अब कोई रेस्टोरेंट या आउटलेट है नहीं। प्लानिंग है? हाँ। मोबाइल वैन्स डालें, अपनी अभी फ्रेंचाइजी बनाएं, जैसे upcoming- संजीव कपूर की तो रेस्टोरेंट चेन्स है। हाँ, अभी जयपुर में ही हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्या कहते हैं, हम कोई मतलब जैसे खाने को क्लासिक रूप में ही देना चाहते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने वो ऑब्जर्व करी है कि हाइजीन के साथ में खाना नहीं बन पाता है, तो वो चीज़ हम करेंगे। पूरी किचन में कैमरे लगा देंगे, पूरी किचन, आपका खाना कैसे बन रहा है सबसे पहले देखो। आप टेस्ट कोई बात नहीं, 19-20 हो सकता है, लेकिन आपका खाना हाइजीन से हो, हाइजीन के साथ में। रेस्टोरेंट डालने की सोच रहे हैं, मोबाइल हाँ, वैन समथिंग? नहीं, रेस्टोरेंट के लिए। तो आइडियल मेन्यू क्या है शेफ भूपी के दिमाग में? हम मल्टी कुजिन रखेंगे और इंडियन फूड ही रखेंगे। इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मतलब मिक्सअप रखेंगे। कॉन्टिनेंटल पे नहीं जाना चाहते हैं हम, कि हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या कहते हैं, जो क्लासिक फूड है, कुछ चीज़ें जैसे मैं जैसे बेसिकली क्या होता है कि आदमी एक्सपेरिमेंट भी नहीं करता जल्दी से। खाना खाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे आप कोई मल्टी कुजिन में गए, किसी ढाबे में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, आप अगर अपनी फैमिली के साथ बैठे हो या कहीं बैठे हो, तो आपका पहला क्या होता है, या दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, ठीक है, जीरा आलू, बिरयानी वेज, इससे ज़्यादा सोच नहीं पाते। अब सोच क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो जो सेलर है, मतलब जो सर्विस पे है, वो आपको सजेस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं भड्डू की दाल इंट्रोड्यूस करवाऊँ, दाल मखनी, जितनी दाल मखनी अच्छी होती है, उसी की तरह भड्डू की दाल भी बनाई जाती है। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मैं पूरी रेसिपी भी बता दूंगा पूरे उसके अंदर कि हमने कैसे बनाई, फिर भी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। एक बहुत पुरानी सदियों से चली आ रही जंग को मैं चाहता हूं कि आप एंड करें, वो खाने से रिलेटेड है। बिरयानी और पुलाव। अब जब मैं हैदराबाद में था तो मुझसे कहा जाता था कि यार बिरयानी वेज नहीं होती है, तू क्या खा रहा है? और इधर आए तो हम सुनते हैं कि बिरयानी क्यों कह रहा है, ये तो पुलाव है। क्या है इस जंग का दी? ये जंग का दी एंड बेसिकली क्या है, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ये मानते हैं कि बिरयानी सिर्फ और बेसिकली बिरयानी पर्शिया से आई है, और जो इसको बनाया जाता है वो नॉन वेज के साथ ही बनाया जाता है। तो देयर इज नो सच थिंग लाइक वेज बिरयानी? वेज बिरयानी नाम की चीज़ नहीं होती, लेकिन ओके, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप कोई भी वेज वर्जन बनाते हो, आप तो बिरयानी की बात कर रहे हो, आप वेज अंडा भी बनता है। हाँ, वेज अंडा करी, वेज अंडा करी बनती वेज अंडा करी इज अ डिश, वैलिड डिश। तो भाई ये इनोवेशन है। नहीं, वो सरप्राइजली मेरा मुंह इसलिए खुल गया कि हम खाते नहीं है, तो इसलिए हमें पता भी नहीं है। वेज, मैंने अपनी वेज ऑमलेट बना रखा है अपने चैनल पे, मैंने वेज अंडा करी भी बना रखी है। तो अंडा यूज नहीं होता? नहीं होता उसमें। नहीं होता। दिखने में अंडा जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। कि जो जैसे आप आलू, दम आलू नहीं हाँ है, जी। आप बीच में से आलू रख दिए, वो अंडे जैसा दिखेगा, वो टाइप्स ऑफ समथिंग का एक्सपेरिमेंट है, नाम वेज अंडा करी है। अच्छा, तो पुलाव क्या है फिर? नजर का धोखा है सब। पुलाव बेसिकली जो वेज बिरयानी हो, एक तरह से पुलाव ही हो गया। और बिरयानी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, सब्जियां होती हैं, हल्की सी सब्जी हो गई या जो नॉनवेज हो गया, वो हल्का सा ग्रेवी के साथ में टच होता है। और जो पुलाव होता है बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें सब्जियां डाली जाती है, लेकिन ग्रेवी मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं उसके अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस तो भैया ये जंग तो खत्म करो, इस जंग को तो दी एंड
शेफ भूपी ने एक तरह से लगाने की कोशिश की है, लेकिन जिनको लड़ना है वो तो वो आज अपने भी पे लड़- मैं तो भाई मैं बनाता हूँ बिरयानी, जैसे वेज बिरयानी तो डालता हूँ, मैं बिरयानी ही लिखता हूँ, तो फिर नीचे कमेंट आते हैं बिरयानी होती नहीं है वेज बिरयानी। मतलब ये तो मुझे भी पता है बेवकूफ हूँ लेकिन ये आप बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक तरह से देखूं तो आपकी लाइफ ने एक सर्कल लिया है। आपके फादर ने आपको लेकर एक सपना देखा और आपने अपना रास्ता चुना। अब आपको बेटा है, अब आप उसके लिए हो सकता है सपना देख रहे हो और वो अपना रास्ता कुछ और चुन ले, बट चूंकि अपने अलग रास्ते को गढ़कर आप देख चुके हैं कि सक्सेस कभी ना कभी तो आएगी, तो आप अपने बेटे को क्या बताते हैं? अच्छा, क्या उसने कभी कुछ बनाकर आपको चाय पिलाई हो या कुछ खिलाया हो? नहीं, उसको कुकिंग का कोई शौक नहीं है ही नहीं, उसको zero। शौक ही नहीं है। ओके, तो लाइफ पूरा सर्कल नहीं ली है, यहाँ से आके ऐसे ट्विस्ट हो रही है। ओके, उसको कुकिंग का शौक नहीं है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपको पसंद है ना वही काम करना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि कई बार आप फेल भी हो जाते हो, लेकिन फेल होने के बाद भी आप किसी को बोलोगे तो नहीं। कम से कम अगर बाई चांस मैंने इंजीनियरिंग कर ली होती या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में होता और मैंने मेरे फादर के कहने पे कर लिया होता, मैं मेरे फादर को ही गलत बोलता। हाँ, ब्लेम करते। मैं ब्लेम करता कि मैं क्या कहते हैं आपकी वजह से नहीं बन पाया, मैं खुश नहीं हूँ। तो लेकिन आज मैं अगर डाउन हूँ, जब मैं अपने 16 साल काम किया तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, अगर शायद वो कर रहा, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता। मुझे लगा मैंने लिया है तो मेरे को ही, मेरा ही डिसीजन है ना ये। तो अब जो होगा इसका अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे को ही फेस करना है। आपका अगला स्टेप क्या होगा वो तो हमने देख लिया, ये हमने सुन लिया, जान लिया, लेकिन क्या कोई एक आइडियल सिनेरियो आपने देखिए, अल्टीमेटली उत्तराखंड में हर किसी को ये लगता है कि एक तो पेंशन आनी चाहिए और दूसरा सेटल होना चाहिए, करेक्ट है? तो कहने का मतलब यह है कि एज धीरे धीरे बढ़ रही है, उस एज में जाएंगे हम। आप अभी सपना देख रहे हैं रेस्टोरेंट खोलेंगे, एक समय के बाद मुश्किल होगा उसको अकेले संभाल पाना। किस किस का साथ लेने वाले हैं और अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान क्या है, या कभी रिटायर होने की सोची है? नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है कि रिटायर होना है मेरे को। मेरी इच्छा है पूरा वर्ल्ड घूमने की, और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी एक कैरावैन बनाऊं और उसके साथ में पूरी पहले इंडिया घूमूं, उसके बाद में पूरी वर्ल्ड को उसके साथ में घूमूं, और उसमें अपने मतलब जहाँ जहाँ जो खाना मिलता है ना, मुझे वो देखना है कैसे बनता है, वहाँ के लोकल लोगों से सीखना है और फिर अपने चैनल पे लोगों को बताना है। तो एक मेरी प्लानिंग है, और इससे घूमना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा और अपना पैशन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी इच्छा है। और खाने पर सजेशंस जो आप इन जनरल लोगों को देना चाहते हो, जैसे आप ये कहते हैं हेल्दी फूड खाएं, लेकिन है कई लोगों को नहीं आदत है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, बल्कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा, इसी रूम में वो मौजूद भी है। उसने सबसे पहले तो दूध पी लिया, फिर चाउमीन खा ली और इस तरह से करके फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया, जो 4-5 आइटम्स मिलाए। फूड हैबिट्स लोगों की अच्छी नहीं है और टेस्ट बड्स लोगों के अलग अलग तरह के हैं, वो सिंगल टेस्ट पे कब तक रुक सकते हैं? आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको हर बार अपने उस टेस्ट को, सेम टेस्ट को मेंटेन करना है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए 2 के लिए बनाना, 20 के लिए बनाना और 200 के लिए बनाना, ये चैलेंज है। ये प्रैक्टिस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप आज 19 खाना दे रहे हो तो कल भी 19 दो, 20 देने की ज़रूरत नहीं है आपको, टेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कंसिस्टेंसी खाने में रखो। और एक बार टेस्ट बड्स किसी के सेट हो जाते हैं तो वो उसको रिपीट करता है, ये मेरा मानना है। और रही बात हेल्दी फूड की, तो बहुत ज़्यादा भाई भगवान ने हमको जीव दी है तो स्वाद तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब ये है कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे रसमलाई पसंद है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि मैं 10 रसमलाई खा लूँ। मैं आधी भी तो खा सकता हूँ, मैं एक भी तो खा सकता हूँ। अब मुझे क्या कहते हैं, अब हेल्दी फूड का मतलब लोगों ने सिर्फ सैलेड बोलना स्टार्ट कर दिया है, या फिर इस तरह के फूड, जीरो ऑयल फूड स्टार्ट कर दिया है। खाइए भाई, आज पूड़ी खाने का, भटूरा खाने का मन है, ठीक है खाइए, लेकिन फिर आपको बैलेंस भी करना होगा ना। फिर नेक्स्ट जो आपका फूड होगा उसमें आप ऑयल कम कर दीजिए, बैलेंस हो गया। भाई टेस्ट तो देना है आपने, हर तरह से अपनी इंद्री को, तो क्या कहते हैं, जो हमारी स्वाद इंद्री है, इसको भी तो भगवान ने दिया है, तो इसका भी तो इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक स्वाद इंद्री है जो आपको गुपचुप की दुकानों की ओर ले जाती है, चाट की दुकानों की ओर ले जाती है।
स्ट्रीट फूड्स पसंद है क्या? आपका फेवरेट फूड स्पॉट क्या है जयपुर में? जयपुर में जैसा मन करता होगा ना शाम को, आज यार मैं उस जगह पर जाके ये खा के आऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा होटल ही हो, वो किसी गली में खड़ा कोई ठेले वाला भी हो सकता है। खाते हैं आप ये सब? हाँ, नहीं खाते हैं? खाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं खाता हूँ। जैसे जहाँ पे साफ़ सुथरा अगर मिल रहा है स्ट्रीट फूड में तो मैं खाता हूँ। मेरे टिक्की मुझे बहुत पसंद है और मैं जब 9th क्लास में था तब से मैं यहाँ पे उनके टिक्की खा रहा आपने हूँ। वो बर्गर वाले एक्सपेरिमेंट्स देखे, या वो जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा और बर्गर के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने देखे हो, जिसमें वो डबल रोटी को पहले तल देते हैं, फिर उसके बीच में एक भजिया रखकर कुछ चटनी लगा देते हैं, ये सब देखें, ट्राई किए नहीं किए? नहीं नहीं, इस तरह के तो ट्राई नहीं किया, लेकिन जैसे कि जो क्लासिक फूड है अपने, क्या कहते हैं, टिक्की हो गई इस तरह का, जैसे। और वैसे बर्गर को तो क्या करते हैं आजकल, कई कढ़ाई में पूरा बर्गर फ्राई कर दिया, फिर उसमें कट लगा के चटनी लगा दी, इस तरह से भी बनाते हैं। लेकिन स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। जो हम आखिरी सवाल एक मैं ले लेती हूँ। आखिरी सवाल ये है कि घर में कोई ओकेजन होता है तो जैसे कि नॉर्मली हमारी फैमिलीज में और सब जगह ये रहता है कि आज हम उस जगह जाके खाना खाएंगे। अब क्योंकि आप ही खुद ही शेफ है और रोज़ाना घर में कुछ इसी टाइप का, तो आपके यहाँ पे कोई ओकेजन होता है तो उस दिन भी बच्चे ऐसे बोलते हैं पापा आज तो बाहर चलते हैं हम डेली ये खा रहे हैं, आप जो बना रहे हैं आज कुछ नया ट्राई करते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो काफ़ी बनाया मैंने खाना, अब तो कम हो गया काफ़ी। तो घर में जो छोटे मोटे ओकेजन होते हैं, बर्थडे पार्टीज हो गई, एनिवर्सरी हो गई, तो मैं खाना जैसे 20-25 लोगों का खाना खुद ही बना देता था और खुद ही बनाता था। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं पहले खुद बनाता था। अब तो सोचने का बहुत समय है। तो देखो, आपने लास्ट सवाल ज़रूर था, लेकिन उसी से जुड़ा एक सवाल दिमाग में आ गया। कोई भी किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति है, जैसे मैं जर्नलिस्ट की बात कर लूँ, तो एज ए जर्नलिस्ट हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी हम जर्नलिज्म छोड़ेंगे, हम एक अपने पीछे एक ऐसी स्टोरी छोड़ के जाएँ जिसके लिए लोग याद रखें कि ये जर्नलिस्ट है, उसने ये खबर कवर की थी। वैसे ही क्रिकेटर सोचता है एक ऐसी इनिंग। इसी हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या आपने सोचा है कि एक ऐसी डिश जो मैं छोड़ कर जाऊँगा इस दुनिया के लिए, जिसके लिए मुझे याद रखेगी, तो वो कौन सी डिश होगी? वो क्या होगा? वो स्वीट साइड होगा, नमकीन साइड होगा, तीखा होगा, क्या होगा? कभी सोचा है इस पर? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ डिशेज जो गांव से आ जाती हैं। अब कई चीज़ें होती हैं जो गांव की डिशेज जो बहुत अच्छी होती हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पानी आ गया इधर। लेकिन वो सामने नहीं आ पाती हैं। मेरा मानना है, मैं अपना नाम करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं जितनी भी जो खोई हुई डिशेज़ है ना, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा काम आता है। मैं आज भी सीख रहा हूँ और ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा मैं, मेरा ये मानना है। आज भी मैं किसी से कुछ कुकिंग का सीखने को मिलता है तो मैं सीखता हूँ उससे, चाहे कोई भी हो। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने आए, क्योंकि हम क्या है, हर बार नई नई चीज़ों के ही बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम बाहर के कल्चर के बारे में। भाई आज इंडिया का तो कोई ब्रांड ही नहीं, मतलब इंडियन फूड के नाम का कोई ब्रांड नहीं बना। पिज़्ज़ा का ब्रांड बन गया, बर्गर का ब्रांड बन गया, लेकिन हमारा जो इंडियन फूड है इसके ब्रांड बहुत ही कम है। और तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी सामने आए, जो क्लासिक चीज़ें हैं, गांव की चीज़ें हैं, वो भी सामने आए, लोगों को पता लगे। आज अगर हमारे घर में भटकी चुड़कानी नहीं बनेगी, वही दाल बनेगी नॉर्मल, या नॉर्मल खाना बनेगा, तो मेरा बेटे को पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा उसको, कि वो गाँव में तो रहता नहीं है। तो फिर आपके रेस्टोरेंट में वो परंपरागत थाली ज़रूर होगी, जिसके अंदर हर एक गांव की जो स्पेशलिटी है, जो वो डिश है, वो उसमें ऐड होगा। अभी जो फूड है, अभी मैं थाली, हाँ, थाली सिस्टम सपोर्ट करता है? आप शेफ की मेंटालिटी थाली सिस्टम सपोर्ट करती है? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने जो सोचा है कि मोस्टली आप कहीं भी थाली खाने जाते हैं या कहीं पे भी रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स रहती हैं। एग्जैक्टली, उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। नहीं कर दो सकते। सब्जी, इतना रायता, हाँ, इतना एक वो मेन्यू में ऑलरेडी वही क्लियर पनीर है। मखनी मिलेगी या कढ़ाई पनीर हो जाएगा, वही दाल मखनी मिलेगी। लेकिन आपको मेरी थाली के अंदर है ना, सुबह जो खाना मिलेगा शाम को नहीं मिलेगा, और हर बार खाना चेंज होएगा, हर बार चटनियाँ चेंज होएगी। कब खोल रहे हैं बता दीजिए। हाँ, बहुत ही जल्दी, और जयपुर में धमाका करेंगे हम, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। चलिए। इनॉग्रेशन में हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल cover बिल्कुल, करने के आपको लिए। तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी हो गया है। हम एज ए कस्टमर आएंगे, चलिए कम से कम पहले दिन, हाँ। क्योंकि बोहनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो पहली बोहनी आपकी हुई 1000 रुपए की आपने बताया, वहां से 23,000, और अब खुद के एक स्टूडियो और अब एक रेस्टोरेंट का सपना, बहुत अद्भुत सफर है। पैरालंपिक्स में मैंने एक चीज देखी कि जिनके हाथ नहीं है या जिनके पैर नहीं है, वो भी गजब के तीरंदाज हैं। बात एकलव्य से शुरू हुई थी, किसे पता कि एकलव्य का अंगूठा खत्म होने के बाद एकलव्य ने तीरंदाजी छोड़ दी हो, इस बारे में कोई उल्लेख मिलता नहीं है। एकलव्य ने हो सकता है तीरंदाजी चालू रखी, कम से कम उत्तराखंड और राजस्थान के एकलव्य जिनको हमने कहा है,
उन्होंने तीरंदाजी चालू रखी है और अभी तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो चीज़ें सीख रहे हैं और सीखने के बाद न जाने और क्या क्या आपको सिखाने के लिए अभी भी रेडी हैं। लेकिन जब रेस्टोरेंट खुले तो ज़रूर पहुँचे, कम से कम थाली के एक्सपेरिमेंट्स के लिए और देसी स्वाद के लिए, गाँव के स्वाद के लिए, क्योंकि आप उनके स्वाद मित्र हैं, हम तो हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का रेड कारपेट। नमस्कार।